मनवा की शुरुआत होती है एक आदमी से जो पूछ रहा होता है, क्या ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? वो सबको सॉरी बोलता है और कहता है कि वो बहुत कमजोर था और क्रिस को ही हीरो होना चाहिए था, न कि उसे। एक औरत उसे ये सब ना कहने को बोलती है। हमें पता चलता है कि उसका नाम एवन है और वही इस कहानी का हीरो है। वो औरत कहती है कि सबने अपनी पूरी कोशिश की थी और अगर सर क्रिस, जो कि एक जीनियस है, ने बस थोड़ी जल्दी सोर्ड्समैनशिप सीख ली होती तो शायद वो 9 सितारे से भी आगे निकलकर 10 सितारे का हीरो बन जाता। अगर ऐसा होता तो शायद ये दोनों मिलकर इस एंड को रोक सकते थे। और ब्रो, वो तो एक तरह से सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स का गॉड है, क्योंकि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है लेकिन साथ ही मास्टर ऑफ ऑल भी। उसने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ दी है और उसका निकनेम है द ग्रेट एक्स्ट्रा। इस ग्रेट एक्स्ट्रा की जर्नी शुरू हुई जब वो 20 साल का था। उस वक्त उसने अपने क्लैन को छोड़ दिया था और सक्सेस का सपना देखते हुए बैक एलीज में काम कर रहा था। वहीं उसने देखा कोई इशारा कर रहा है। जैसे ही वो पलटा उसने देखा स्काई में फ्लाइंग वाइवर्न्स है और ये था मैजिक एम्पायर पर इन्वेजन, डीमन किंग ऑफ कार्नेज की तरफ से, जिसे एज ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया। जब सारे लोग पैनिक कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें, उसे पता चला कि एक पार्टी रिक्रूट की जा रही है जो हीरो के साथ ट्रैवल करेगी और ये एक जिंदगी में बस एक बार मिलने वाला मौका है। उसे लगा कि अब ग्रेटनेस हासिल होगी और वॉर ख़त्म होने के बाद वो दिल खोलकर वेल्थ और ऑनर एंजॉय करेगा। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई और डोमिनियन ऑफ लाइट हार गया, डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों में चला गया। अब एवन बोलता है अगर वो कुछ बदल सकता तो वो यही चाहता कि टाइम वापस चला जाए ताकि सर क्रिस को हीरो चुना जा सके। क्रिस पूछता है, हीरो से क्या मतलब है? वो कहता है कि अगर टाइम भी वापस चला जाए तो भी वो ये सब फिर से नहीं करना चाहेगा। एक ज़िंदगी सफ़र करने के लिए काफ़ी है और अब इस वक्त डे ड्रीम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया अब ख़त्म होने ही वाली है। सब ऊपर स्काई की तरफ देख रहे होते हैं और वो कहता है, दिस इज़ रियली इट। और अपनी अगली ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है तो वो बस इतना चाहता है कि उसे किसी रिच फैमिली का बेटा बनाकर भेजा जाए। यही उसका आखिरी थॉट होता है। और सीन जंप करता है थोड़ी देर बाद। अब वो अपने हाथों को देखकर कह रहा होता है कि वो सच में रिग्रेस हो गया है और अब वो मैजिक एम्पायर की एक रिच फैमिली के यंग मास्टर के बॉडी में पैदा हुआ है। ये जगह है डार्क मैजिक क्लान। जैसा कि नाम से पता चलता है ये 12 क्लान में से एक है जो मैजिक एम्पायर को सपोर्ट करते हैं। उसने अंदाज़ा लगाया कि उसने 15 साल पीछे टाइम ट्रैवल किया है। मतलब वो एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले लौट आया है। उसे लगा था उसने पिछली ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि डीमन बीस्ट्स को गार्डनिंग करते देखेगा। और सबसे बड़ी बात, उसे पता है कि वो किसके बॉडी में है। उसका नाम है क्रिश्चियन वॉन बैरन कजार। अब हम क्रिस को देखते हैं अपने पीक पर, जहाँ वो एक फॉक्स वुमन से बात कर रहा होता है। वो औरत उसे बता रही होती है कि एक डेंजरस इंसान है जिसका मिडल नेम वॉन है। वो बताती है कि काउंट काजार का घर बारून काउंटी की एक ब्रांच फैमिली है, यानी डार्क मैजिक क्लैन की। क्रिस पूछता है, तो क्या ये थोड़ी कमज़ोर फैमिली है? वो कहती है, नहीं, ये भले ही ब्रांच फैमिली है लेकिन डार्क मैजिक क्लैन में इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और हाँ, ये लोग बहुत रिच हैं और शायद ही कोई होगा मैजिक एम्पायर में जिसने इनका नाम ना सुना हो। उनके 2 पोटेंशियल सक्सेसर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेटा क्रिश्चियन एकदम घटिया इंसान है। वो हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। आखिर में काउंट काजर ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन ये अब पुरानी बात हो चुकी है। क्रिस पूछता है, वाई? क्या उसने सुधरने की कोशिश की? वो कहती है, नहीं, एक्चुअली उसे उसके अपने ही रिश्तेदारों ने मार डाला। अब क्रिस रियलिटी में वापस आता है, पसीने से तरबतर है, और कहता है, मैं तो बस एक आम रिच फैमिली का बेटा बनना चाहता था, तो फिर मुझे रिग्रेस होकर यही बनना पड़ा। सिर्फ यही इंसान मिला था। अब जब उसकी मौत तय है तो वो सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। वो खुद से कहता है कि सोचो ज़रा,
अभी तो इस बॉडी में आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। नाम भी उसके असली नाम से काफ़ी मिलता जुलता है और 2 साल बाद उसकी मौत होने वाली है। उसे याद आता है कि काउंट गजार के घर से उसे एलिमिनेट कर दिया गया था और ये वही फैमिली है जो ऑनर को बहुत सीरियसली लेती है। मतलब ये तय है कि वो इंसान ज़िंदगी में बहुत ही घटिया इंसान रहा होगा। अब वो सोचता है कि अगर वो बस शांति से और आराम से रहे तो शायद मौत से बच सके। लेकिन फिर वो खुद को रियलिटी चेक देता है। अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे होगा यार। रैग्नारॉक यानी दुनिया का अंत, यही असली वजह थी डीमन किंग ऑफ कार्नेज के वॉर शुरू करने की। उसका असली मकसद था ह्यूमैनिटी को एक सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल करना ताकि रैग्नारॉक कंप्लीट हो सके। और जब तक सबको ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोमिनियन ऑफ लाइट और पूरी दुनिया दोनों का अंत हो गया था। अब अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे सिर्फ बचना नहीं बल्कि इस एपोक्लिप्स को रोकना भी है। डीमन किंग ऑफ कार्नेज तो एक तरफ है, लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि मैजिक एम्पायर के असंख्य फील्ड्स उसे पूरी लॉयल्टी से सपोर्ट करते हैं। इस सब को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसे डीमन किंग से भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। इस पॉइंट पर उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, उसे डीमन एम्परर बनना होगा और मैजिक एम्पायर की सबसे ऊंची जगह पर बैठना होगा। उसके पास अभी 5 साल हैं, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले। तो वो सोचता है चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता सक्सेस मिल जाए। अगर सब सही रहा तो पूरी एम्पायर मेरी होगी। सीन कट होता है। अब उसके फादर टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्ला रहे होते हैं, मैंने कहा था कमरे में रहो और अब यहाँ आकर मुझे फेस दिखा रहे हो। अभी कुछ दिन पहले जो तुमने किया था उसके बाद तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। अगर अब एक भी गलती की मैं खुद तुम्हारा सिर काट दूंगा। क्रिस सोचता है काउंट कजार वाकई में एक दमदार इंसान है, लेकिन वो कहता है कि वो माफ़ी मांगने आया है अपने सारे पुराने गुनाहों के लिए। क्योंकि अगर उसे अपनी प्लान आगे बढ़ानी है तो उसे अपनी ख़राब इमेज को बदलना होगा। उसके पिता पूछते हैं तू कहना क्या चाहता है। क्रिस घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, अब से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसके पिता हैरान होकर पूछते हैं तू क्या सोचता है, तू मुझे यकीन दिला देगा ये सब करके? अभी कुछ दिन पहले ही तूने जो ड्रामा किया था, क्या तू मेरा मजाक बना रहा है? क्रिस सोचता है आखिर मैंने किया क्या था। इतनी कहानी है अपने बारे में कि अब्बा समझ भी नहीं आता कि असली गुनाह क्या था। फिर क्रिस कहता है आपका मुझ पर से भरोसा उठना मेरी ही गलती है, पर 3 दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि मेरी कुछ यादें खो गई थी। अब जब मैंने अपने पास्ट एक्शंस पर प्रॉपरली सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक कितनी गलत लाइफ जी रहा था। अब उसका दिल सच में बदल चुका है। उसके पिता कहते हैं तेरे बहाने तो मैंने अनगिनत बार सुने हैं। क्रिस जवाब देता है बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं होता। अब मैं आपको अपने एक्शन से दिखाऊंगा। और फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पनिशमेंट केव में भेज दें। मैं वहाँ 1 महीना रहूँगा और आपको खुद का एक बदला हुआ क्रिस दिखाऊंगा। हमें पता चला कि पनिशमेंट केव एक तरह की जेल है जो हाई स्टेटस फील्ड्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये ऐसी जगह है जहाँ न तो रोशनी होती है और न ही इंसान की पांचों सेंसेस काम करती हैं। वहाँ कुछ ही दिन बिताना किसी की मेंटल स्टेट को पूरी तरह तोड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए ये जगह क्रिस के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसे दूसरों की नज़रों से दूर किसी जगह की ज़रूरत है। उसके पापा उससे पूछते हैं क्या वो वाकई में पूरा 1 महीना वहाँ बिताने वाला है, क्योंकि उन्हें शक है कि वो आधा दिन भी नहीं टिक पाएगा। क्रिस कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि ये जगह कितनी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो अपने पिता से कहता है कि उस पर ट्रस्ट करे। उसके पापा उसकी तरफ नीचे देखते हुए पूछते हैं कि क्या उसे ये भी याद है कि उन्होंने ये सेम कॉन्वर्सेशन कितनी बार की है। हर बार वो सिर्फ उन्हें और ज़्यादा डिसअपॉइंट करता आया है, लेकिन वो एक आखिरी चांस देने को तैयार है। अगर 1 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला तो वो उसे क्लैन से बाहर निकाल देंगे। क्रिस कहता है कि ऐसा करना उसके लिए डेथ सेंटेंस जैसा होगा, क्योंकि क्लैन की प्रोटेक्शन खत्म होते ही बहुत सारे लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे।
लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये रिस्क लेना वर्थ इट है। वो अपने पापा से कहता है कि उसे सब समझ में आ गया है, लेकिन अगर वो साबित कर दे कि उसने खुद को बदल लिया है तो क्या वो उसकी एक रिक्वेस्ट मानेंगे। पिता थोड़े इरिटेटेड होते हैं और कहते हैं कि वो बहुत एरोगेंट लग रहा है, जैसे उसे पूरा भरोसा है कि वो बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो सच में उन्हें दिखा दे कि वो बदल चुका है तो वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेंगे। हालांकि उन्हें भरोसा नहीं कि ऐसा कभी होगा। कुछ समय बाद क्रिस के रूम में उसका बटलर आता है और कहता है कि पनिशमेंट केव तैयार है। उसका नाम कॉक्स है और वो एक हाफ वैम्पायर है। क्रिस बस इतना कहता है, ठीक है, और दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। हॉलवे में जितनी भी मेड्स और बटलर्स होते हैं सब आपस में विस्पर कर रहे होते हैं कि क्या उन्होंने सुना कि क्रिस ने खुद ही केव में जाने की बात की है। सब सोचते हैं कि वो अब कौन सी नई चाल चल रहा है। एक बार उसने पॉइजन मैजिक क्लैन की यंग लेडी को इंसल्ट कर दिया था और उस इंसिडेंट के लिए काउंट को खुद माफ़ी मांगनी पड़ी थी। राइवल क्लैन के सामने फेस बचाना बहुत एम्बेरसिंग था। सब यही सोचते हैं कि क्रिस कब मैच्योर होगा या शायद कभी नहीं होगा। अब सब बेट लगाने लगते हैं कि वो केव में कितने दिन टिक पाएगा। कोई कहता है 2 दिन मैक्स। लेकिन क्रिस हॉलवे में आराम से मुस्कुरा रहा होता है। हम देखते हैं कि शायद उसका छोटा भाई भी सब कुछ सुन रहा है। फिर सीन पनिशमेंट केव पर कट होता है। कॉक्स उसे बताता है कि वो पहुंच चुके हैं। क्रिस एक स्टैच्यू की तरफ देखता है, लेकिन पता चलता है कि वो असल में स्टैच्यू नहीं बल्कि एक डेथ नाइट है, एक गार्ड। क्रिस कहता है कि ये मैजिक एम्पायर को बिल्कुल सूट करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये लोग अंदर ना आए। तभी हम सुनते हैं कि कोई उसे पुकार रहा है, उसका छोटा भाई। क्रिस पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, जानी पहचानी शक्ल है। वो उसका बायोलॉजिकल छोटा भाई है, एक मॉडल स्टूडेंट जिसका नाम है थर्न वॉन बैरन कजार। थर्न बिना कुछ बोले अपनी रेपियर निकालता है और उसे क्रिस की गर्दन की तरफ थ्रस्ट करता है, लेकिन ठीक उसके सामने रुक जाता है। क्रिस बिल्कुल भी नहीं डरता। वो सीधे अपनी भाई की आंखों में देखता है, लेकिन अंदर से वो पैनिक कर रहा होता है। उसे सच में डर लग गया था। क्रिस अपने भाई से पूछता है कि उसका यहाँ क्या काम है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसे विदा कहने आया है। थर्न कहता है कि क्रिस को पता होना चाहिए कि वो फैमिली के लिए एक डिसग्रेस है, और अगर उसने फिर से फैमिली की इज्जत को नुकसान पहुंचाया तो वो खुद उसे मार डालेगा। ये उसका आखिरी वार्निंग है, समझा? क्रिस सोचता है कि ज़रूर पिछले जन्म में थर्न ने ही उसे मारा था। वो उसे पहले मिल चुका है, डिस्ट्रक्शन के ज़माने में, जब थर्न एक मशहूर फील्ड था जो कर्स्ड मैजिक का मास्टर था। क्रिस सोचता है कि बचपन में तो थर्न काफ़ी क्यूट था और अब भी लगता है कि उसने खूब मेहनत की है, लेकिन क्रिस के सामने वो सिर्फ एक बच्चा है और क्रिस ने डिस्ट्रक्शन के दौर की सबसे बुरी चीज़ें देखी हैं। क्रिस अपने भाई से कहता है कि अब हट जाए। थर्न पूछता है, तूने क्या कहा? क्रिस कहता है, मैं समझ गया, अब तू जा सकता है। थर्न आखिरी बार उसे देखता है और कहता है, मैं सीरियस हूँ। लेकिन क्रिस उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और अंदर चला जाता है, जिससे बाहर का माहौल एकदम ऑकवर्ड हो जाता है। थर्न गुस्से में चिल्लाने लगता है और कॉक्स से पूछता है, उसके एटीट्यूड का क्या मतलब था? अंदर क्रिस आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ना वो कुछ देख पा रहा है और ना ही कुछ सुन पा रहा है। बस हल्की सी सेंसेशन उसकी उंगलियों के आसपास महसूस हो रही है। उसे लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि कैदी कम से कम वो चीज़ें महसूस कर सकें जो वो अपने साथ लाए हैं, वरना तो वो भूख से मर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान ऐसी जगह में कुछ ही देर में मेंटली टूट जाएगा, लेकिन क्रिस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले भी इससे कहीं बुरी सिचुएशंस फेस कर चुका है अपने ट्रेजर हंटर वाले टाइम में, और वैसे भी उसकी ये 5 सेंसेस ब्लॉक करने की चाहत खुद की है, क्योंकि इससे वो अपने अंदर और गहराई से देख सकेगा। अगर ऐसा ना हो तो वो अपने इस टूटी फूटी बॉडी को ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये प्रोसेस काफ़ी टाइम और लक मांगता है, लेकिन क्रिस के पास वो मेडिकल स्किल्स हैं जो उसने
डिवाइन डॉक्टर बनने की जर्नी में सफ़र करके सीखी है। साथ ही वो बोन कंप्रेशन आर्ट भी, जिसे उसने सर्कस से मॉडिफाई किया है। और आखिर में उसके पास हैं मैजिक स्टोन्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले। सच कहें तो उसे लगा था कि वो मैजिक स्टोन्स कभी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन शायद एलीट क्लैन ने उसकी रिक्वेस्ट को सुन लिया। ये उनकी जेनरोसिटी है, जबकि वो उन्हें कुछ भी नहीं लगता। पिछले जन्म में तो उसे और एवन को ये स्टोन्स पाने के लिए खान में मजदूरी करनी पड़ी थी। अब शुरुआत होगी वाइट मैजिक स्टोन से, जो उसकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करेगा। ये बोरिंग स्टेज है लेकिन बहुत ज़रूरी है। उसे वाइट मैना से अपनी बॉडी में जमा हुई हर एक टॉक्सिन को धीरे धीरे साफ करना होगा। इस प्रोसेस में अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो पूरे शरीर में इंटेंस पेन महसूस होता है। क्रिस जैसे ही प्रोसेस शुरू करता है उसे एक अजीब सी चुभन महसूस होती है, जैसे जब कोई बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठा हो और पैरों में झुंझुनाहट होने लगे। लेकिन वो ऊपर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कॉक्स क्रिस के पिता को रिपोर्ट कर रहा होता है। जब उनके पिता पूछते हैं कि क्रिस कैसा है, तो कॉक्स कहता है कि वो गुफा में चला गया है और उसे चिंता है कि ये उसे इतना तोड़ देगा कि वो मदद के लिए भी नहीं पुकार पाएगा। उसके पिता सोचते हैं कि शायद उसे वहाँ भेजना एक गलती थी। वो सोचते हैं कि बचपन में उसका फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग था और अब वो इतनी आसानी से कैसे टूट गया। क्या उसकी ताकत ने उसे ज़्यादा घमंडी बना दिया था? जो भी हो, वो सोचते हैं कि वो चाहेगा कि या तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए या मर जाए, लेकिन ऐसी घटिया ज़िंदगी न जिए। उसके अंदर बहुत सारी इमोशंस चल रही है, गुस्सा और उदासी दोनों। हालांकि क्रिस की बातें बहुत रीजनेबल थीं, फिर भी वो सोचते हैं कि उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही उसे कई बार धोखा दे चुका है। वो कॉक्स से पूछते हैं कि जब उसने गुफा में एंटर किया तो कुछ अजीब देखा क्या। कॉक्स कहता है कि एक इंसिडेंट हुआ था और उसके पिता कहते हैं कि सब डिटेल में बताओ। कॉक्स कहता है कि सच तो ये है कि यंग मास्टर अपने साथ मैजिक स्टोन्स लेकर गया था, जिसमें एक ड्रीम स्टोन भी था जो हल्यूसिनेट कराता, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमें तुरंत गुफा खोलनी चाहिए। उसके पिता का हाथ फ्रस्ट्रेशन में कांपता है, लेकिन वो कॉक्स से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा है तो उसे मरने दो, क्योंकि शायद क्रिस खुद को ख़त्म करना चाहता है। फिर एक पूरा महीना बीत जाता है और अब वो सज़ा देने वाली गुफा के सामने खड़ा है। क्रिस का पिता सोचता है कि वो अब तक पूरी तरह से टूट गया होगा। जैसे ही दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है, उसका पिता उस चमक को देखकर चौंक जाता है जो वहाँ से आ रही होती है। और क्रिस कहता है कि वो तो कब से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो अपने पिता से पूछता है कि क्या वो हैरान है, और कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो बदला हुआ इंसान बनकर लौटेगा। उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये वही आंखें हैं जो उसने बचपन में दिखाई थी। उसके पिता कहते हैं कि इसका मतलब है कि उसने वाकई में सब सह लिया। क्रिस हंसता है और पूछता है कि क्या ये कोई तारीफ थी। उसके पिता कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात पर घमंड मत कर, क्योंकि अभी भी वो उस पर भरोसा नहीं करते। क्रिस कहता है कि इसका मतलब है कि उसे और मेहनत करनी होगी, और उन्हें लगता है कि शायद उसने किसी तरह गुफा झेल ली, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। क्रिस इतना बिजी था ट्रेनिंग में कि उसे बोर होने का टाइम ही नहीं मिला। सबसे पहले उसने अपने शरीर को एकदम परफेक्ट बनाया ताकि वो तलवारबाजी में मास्टर बन सके, और वाइट मोनोस्टोन की वजह से उसके शरीर की हर एक सेल जिंदगी से भर गई थी। इसके अलावा ड्रीम स्टोन ने तो पूरी गेम ही बदल दी। कॉक्स पूछता है कि क्या वो सच में उसे पनिशमेंट चेम्बर में लेकर गया था। क्रिस कहता है कि हाँ, और उसे खुशी है कि उसने जिद की। हेलुसिनेशन की वजह से उसका मेटामॉर्फोसिस का टाइम बहुत कम हो गया और उसने 2 कोर्स बना लिए। वो दिखाता है कि वो असल में एक जीनियस है जब वो एक 1 स्टार स्पेल लाइट यूज़ करता है और अपने डार्कनेस कोर से लाइट कोर को छुपा लेता है।
अगर फील्ड्स को ये पता चल जाता तो वो बहुत हंगामा करते। यही वजह है कि उसके पिता को ये उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। गुफा में चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थीं, लेकिन बस इतनी ही नहीं थी। उसे कुछ महसूस हुआ। एक स्टोन उसकी तरफ उड़ता हुआ आया और जब उसने उसे पास से देखा तो उसने कहा कि ड्रीम स्टोन पूरी तरह से मेस्ड अप है और कोई चाहता था कि वो उससे हाई हो जाए और टूट जाए, लेकिन उसने उसे विलिंगली एक्सेप्ट किया और उसे अपनी लीप फॉरवर्ड के लिए सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल किया। वो अपने पिता से कहता है कि अब जब उसने अपना वादा निभा दिया है तो वो एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। उसके पिता कहते हैं, बोलो। क्रिस कहता है कि वो ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स का ट्रेनिंग ग्राउंड यूज़ करना चाहता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि क्रिस जैसा गुड फॉर नथिंग वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वो डार्क मैजिक क्लान को सपोर्ट करने वाले 3 नाइट ऑर्डर्स में से एक है और उसे पता होना चाहिए कि सिर्फ सबसे इलीट नाइट्स ही वहाँ ट्रेन कर सकते हैं। क्रिस कहता है कि वो बस ट्रेनिंग ग्राउंड उधार लेना चाहता है और उसे लगता है कि ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स की बहादुरी उसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। वो उन्हें ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं रखता। उसके पिता एक सेकंड सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी वार्निंग को सीरियसली लेना और उन नाइट्स के सामने कोई डिस्ग्रेसफुल हरकत मत करना। क्रिस कहता है कि एक और चीज़ है जो वो रिक्वेस्ट करना चाहता है, जो उसके पिता को चौंका देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहाँ सारे ट्रेनीज क्रिस को देख रहे होते हैं क्योंकि वो एकदम तैयार होकर आया होता है। वो उसकी खुलेआम बुराई करने लगते हैं। क्रिस सोचता है कि ये मैजिक एम्पायर है जहाँ स्टेटस से ज़्यादा ताकत की वैल्यू है, लेकिन वो यहाँ एक खास वजह से आया है। हमें पता चलता है कि उसकी दूसरी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को लेकर थी और उसके पिता ने कहा था कि उसे वहाँ जाने के लिए डिप्टी कमांडर मेलन की रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। वहीं पर काउंट क्जार के हाउस की सारी डार्क मैजिक ग्रिमोर्स रखी होती है। डार्क मैजिक सीखने के लिए वहाँ एक्सेस ज़रूरी है। क्रिस कहता है कि उसे समझ आ गया और पूछता है कि जब वो अभी भी क्लान का मेंबर है तो फिर कंडीशन क्यों रखी गई। उसके पिता कहते हैं कि शायद वो भूल गया है कि उसने एडवांस्ड ग्रिमवार को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। क्रिस सोचता है कि आखिर उसने पहले कैसी ज़िंदगी जी थी और मानता है कि वो सच में एक बेकार इंसान था, लेकिन वो कहता है कि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है डिप्टी कमांडर की रिकग्निशन पाना। फिर वो ऊपर देखता है और उसे थर्न और बहुत सारे ट्रेनीज उसे घेरते हुए दिखते हैं। थर्न कहता है कि ये जगह तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है। क्रिस सोचता है कि ये थोड़ा ट्रबलसम है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है, ये तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। थर्न उसे एक बार फिर आखिरी बार वार्न करता है और कहता है कि ये उसकी आखिरी चेतावनी है। वापस चला जा और अपनी जान जो तूने पनिशमेंट केव से मुश्किल से बचाई थी उसे यूं ही मत खो देना। क्रिस एक लंबी सांस लेकर पूछता है, तू सच में इन बातों पर कायम रह पाएगा? क्योंकि मुझे तो खुद पापा ने ही ट्रेनिंग ग्राउंड में आने की इजाज़त दी थी। थर्न ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी किसी और की आवाज़ आती है जो कहती है कि वो काउंट के ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन जानती है कि वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब हम मिलते हैं मेलन से, जो कि नाइट्स की डिप्टी कमांडर है। उसकी डार्क एनर्जी देखकर साफ है कि वो कम से कम 4 स्टार की फाइटर है। ऐसा लग रहा है जैसे शुरू से ही क्रिस को डराने का प्लान है, लेकिन क्रिस को ऐसे धमकियों की आदत है। क्रिस झुककर उसे ग्रीट करता है और मेलन हैरान रह जाती है कि उसने उसकी डार्क एनर्जी को सह लिया। क्रिस कहता है, डिप्टी कमांडर तक अगर खुद सामने आ रही है तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं प्रूव करूंगा कि मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज़ करने के लायक हूँ। मेलन पूछती है, तू ये कैसे प्रूव करेगा? क्रिस जवाब देता है, मैं यहाँ के किसी एक फील्ड से फाइट करूंगा और जीत जाऊंगा। मेलन बोलती है कि उसकी बातें अब मजाक की हद पार कर रही हैं, लेकिन क्रिस कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डार्क एनर्जी का यूज़ ना करें। आप जानती हैं कि मेरी डिबॉच लाइफस्टाइल की वजह से मेरी डार्क एनर्जी कैपेसिटी अब पहले जैसी नहीं रही, इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये एक अनार्म्ड ड्यूअल हो।
मेलन मन ही मन सोचती है कि भले ही ये बस एक ड्यूअल हो, लेकिन एयर को चोट नहीं लगनी चाहिए। ये काफ़ी ट्रबलसम है। वो पूछती है, क्या तू सच में सोचता है कि अनार्म्ड ड्यूअल में तेरे पास कोई चांस है? क्रिस मुस्कुराकर कहता है, देखते हैं ना, किसे चुनो? और फिर अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है, थेन से लड़ना सही रहेगा। थर्न ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। मेलन कहती है कि उसे कोई और सूटेबल ओपोनेंट चुनना चाहिए क्योंकि थर्न का लेवल सिर्फ 2 स्टार है। क्रिस समझाता है, 2 स्टार का लेवल कोई नॉर्मल 13 साल का तो छू भी नहीं सकता। अगर किसी में वो रॉ टैलेंट ही नहीं है तो 13 साल हो या 23, उस पावर लेवल को टच करना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं भी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ। अगर मुझे खुद को प्रूव करना ही है तो किसी ऐसे से लड़ूंगा जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। इसलिए थर्न से लड़ना बेस्ट रहेगा। थर्न, तू क्या सोचता है? डर तो नहीं रहा अपने भाई से? थर्न गुस्से में कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये ड्यूल। अब चारों तरफ से लोग उन्हें घेर लेते हैं और थर्न से कहते हैं, ये मौका है क्रिस को ख़त्म करने का, और अगर ठीक से नहीं किया तो आज स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। क्रिस मेलन से पूछता है, विनर डिसाइड कैसे होगा, या तब तक फाइट चलेगी जब तक कोई गिव अप ना कर दे? मेलन कहती है, ये बहुत इंसोलेंट है, उसे अपनी औकात तक नहीं पता। लेकिन हाँ, तब तक लड़ना है जब तक एक साइड पूरी तरह से इनकैपेसिटेटेड ना हो जाए। वो सोचती है कि थर्न को क्रिस की 1-2 टांगें तोड़ देनी चाहिए ताकि मामला खत्म हो। क्रिस थर्न से पूछता है, रूल सुने, अब क्या करेगा? क्योंकि तू एक बहुत ही सीरियस धोबी पछाड़ के लिए तैयार हो जा। थर्न गुस्से में जवाब देता है, अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू दोबारा मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन तभी क्रिस अचानक एक जोरदार स्मैक मारता है जो थर्न को पूरी तरह शॉक कर देता है। क्रिस पूछता है, क्या हुआ? फाइट तो शुरू हो चुकी है। थर्न गुस्से से फिर से वार करता है और चिल्लाता है, शट अप। क्रिस समझाता है कि ये प्रैक्टिकली चीटिंग जैसा है। एक ऐसा फील्ड जो अब तक 1 स्टार तक भी नहीं पहुंचा, वो किसी डार्क एनर्जी यूजर के सामने टिक ही नहीं सकता। लेकिन एक बेयर हैंडेड फाइट में क्रिस अपनी पास्ट लाइफ में कई बैटलफील्ड्स में लड़ चुका है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो थर्न के पेट में जोरदार नी मारता है। वो कहता है, और वैसे भी अगर पनिशमेंट केव में मिली डोमिनियन ऑफ लाइट की पावर को काउंट करे तो मैं कम से कम 3 स्टार हूँ। बाकी ट्रेनी शॉक्ड है और पूछ रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। धर्न अपना पेट पकड़े झुका हुआ है। क्रिस पूछता है, क्या तू रो रहा है? बोल, मैं तेरे बूबू पर फूंक मारूं। और अपने छोटे भाई को खुलकर टॉन्ट करता है। थर्न गुस्से में पूछता है, तूने कौन सी ट्रिक यूज की? क्रिस सेटिस्फाई होकर कहता है, तुझे इस हाल में देखकर तो मजा आ गया। कोई ट्रिक नहीं है यहाँ, तू बस थोड़ा सा वीक है। थर्न अब गुस्से में आने लगता है, लेकिन क्रिस अपनी टॉन्ट से बाज नहीं आता और कहता है, इतना चुप क्यों है? सुनाई ही नहीं दे रहा। फिर अचानक थर्न के हाथ के चारों तरफ एक ब्लैक ऑरा बनने लगता है और वो तेजी से क्रिस की तरफ भागता है, चिल्लाते हुए, मैं तुझे मार डालूंगा। वो लेफ्ट पंच से हमला करता है, लेकिन क्रिस उस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, काफी फास्ट है, यही तो स्पिरिट चाहिए थी। धर्न लगातार क्रिस के चेहरे की तरफ पंचेस मारता रहता है, लेकिन सारे वार खाली जा रहे हैं। क्रिस बोलता है, अब भी काफी नहीं है। फिर वो अपना हाथ उठाता है और धर्न के शरीर से निकल रही ओरा को कट ऑफ कर देता है। थर्न को भी समझ आ जाता है कि उसकी डार्क एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्रिस उसे एक जोरदार अपरकट मारता है और कहता है, फाइट करना तो पूरी तरह इंस्टिंक्ट पर होता है। थर्न की आंखें पलट जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। बाकी सब ट्रेनी हैरानी से उसे देखते हैं और आपस में सोचते हैं, शायद थर्न ने अपनी गार्ड नीचे कर दी होगी। शायद उसने खुद ही अपनी डार्क एनर्जी छोड़ दी क्योंकि उसे डर था कि वो क्रिस को हर्ट कर देगा, वरना ये तो समझ से बाहर है। लेकिन मेलन को कुछ ज्यादा समझ आ रहा है और वो सच में शॉक में लगती है। क्रिस कहता है, अब तो मान ही लेना चाहिए कि मैं
क्वालिफाइड हूँ, मेलन कहती है। हाँ। क्रिस उसे थैंक्स बोलता है और एक शांत सा एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश है कि उसका प्लान काम कर गया। वो सोचता है, अब मैं सब कुछ डिवॉर करूंगा, चाहे वो सोर्ड्समैन हो या मैजिक। सीन फिर से घर के अंदर शिफ्ट होता है। क्रिस बताता है कि उसने आखिरकार डार्क मैजिक में 1 स्टार लेवल हासिल कर लिया है, लेकिन क्योंकि वो अभी तक डार्क एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीख पाया है, और ऊपर से क्रिश्चियन ने जो एनर्जी छोड़ी थी उसका रेसिड्यू भी काफ़ी था, इसलिए उसे उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग गया। जहाँ तक एक साथ लाइट पावर को भी कंट्रोल करने की बात है, तो उसके लिए उसे अपना लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। वो अपनी छोटी सी बेल बजाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत धीरे धीरे उसके कमरे में आती है और पूछती है, क्या आपने मुझे बुलाया मास्टर? यहाँ हम मेरी से मिलते हैं, क्रिस की असाइन की हुई मेड। क्रिस सोचते हुए कहता है, यार यकीन नहीं होता कि ये लोग एक हाई लेवल इविल स्पिरिट, एक बैंशी को मेड की तरह यूज़ कर रहे हैं। वैसे क्रिश्चियन की रोज़ रोज़ की परेशानियों की वजह से ऐसा करना शायद ज़रूरी हो गया था। क्रिस कहता है, मैं पक्का तुम्हारी लेडी को रिप्लेस कर दूंगा। फिर कैजुअली बोलता है, अब बस मुझे थोड़ा जूस दे दो, मैं पीकर ट्रेनिंग के लिए निकलता हूँ। मेरी पूछती है, क्या मैं इसे ह्यूमन ब्लड से बना दूँ? क्रिस जवाब देता है, नहीं, स्ट्रॉबेरी वाला बना दो। मेरी फिर भी कहती है, पर ब्लड वाला जूस बहुत टेस्टी होता है। क्रिस थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, स्ट्रॉबेरी चाहिए बस। फिर दोनों के बीच हल्की सी नोक झोंक होती है। सीन शिफ्ट्स। थोड़ी देर बाद जब क्रिस बाहर जा रहा होता है, पीछे से कॉक्स आवाज लगाते हुए कहता है, इतनी सुबह सुबह ट्रेनिंग पे जा रहे हो, खुद को ज्यादा पुश मत कर लेना, ठीक है? फिर वो कहता है, वैसे मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था जब किसी और को नहीं था। क्रिस मुड़ते हुए बोलता है, ओह, तो अब तू डिसाइड करेगा कि मुझ पर बिलीव करना है या नहीं। फिर थोड़ी सी किलिंग इंटेंट के साथ कहता है, मैंने तुझसे कभी नहीं कहा था कि मुझ पर भरोसा कर। तू होता कौन है ये सोचने वाला? कॉक्स थोड़ा डर जाता है और अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए माफी मांगता है। फिर धीरे से बोलता है, ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग हो तुम्हारी, और चला जाता है। क्रिस मन में सोचता है, इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, बहुत फिशी लग रहा है। ट्रेनिंग ग्राउंड। क्रिस नोटिस करता है कि आज सबकी आंखें पहले से ज्यादा शांत लग रही हैं। अब जब इनकी गार्ड डाउन है तो वो सोचता है कि धीरे धीरे सबको अपनी तरफ किया जा सकता है। एक पंछी जैसे दिखने वाला आदमी क्रिस को तलवार चलाते हुए देखता है, फिर एक टेंट में जाकर डिप्टी कमांडर मिलॉन को रिपोर्ट देता है। क्रिस फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में आया है। मेलन खुद से सोचती है, ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है? और उस दिन का ड्यूल, उसमें उसने डार्क एनर्जी को एकदम परफेक्ट टाइम पर कैसे डिस्पेल कर दिया। वो सोचती है, क्या वो बैटल का पूरा प्लान पड़ गया था? अगर हाँ, तो हो सकता है उसमें लॉर्ड ईड डेरन से आगे निकलने की टैलेंट हो। फिर खुद ही सोचती है, नहीं, वो तो सिर्फ एक बास्टर्ड है और वो अपनी डार्क एनर्जी पहले ही बर्बाद कर चुका है। अब उसके लिए दूसरों से बराबरी करना नामुमकिन है। तभी बाहर से बहुत शोर आता है और मेलन बाहर जाकर पूछती है, ये सब शोर किस बात का है? एक गार्ड जवाब देता है, क्रिस का एक सायर से छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। बाकी ट्रेनी सोचते हैं, कैनन तो एक 1 स्टार फील्ड है, तो क्या क्रिस भी अब 1 स्टार बन चुका है? मेलन थोड़ा शॉक हो जाती है। क्रिस कहता है, मैं तो बस ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की फेम देखना चाहता था, लेकिन लगता है ये अपनी रेपुटेशन पे खरे नहीं उतरते। वो जोर से कहता है, कोई और है जो मेरे सामने आना चाहता हो? क्या ये सब डरपोक नाइट्स है? तभी एक बंदा सामने आता है, मेरा नाम टोरेन है। क्रिस मन में सोचता है, परफेक्ट, फंस गया मेरे ट्रैप में। वो इशारा करता है, आजा, अटैक कर। टोरेन हवा में कूदता है, तलवार लेकर। क्रिस सोचता है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये लोग मुझे ऐसे ही नाइट सीक्रेट टेक्निक सिखा देंगे। अब जब नहीं सिखा रहे तो मैं खुद ही चुरा लेता हूं। जैसे ही फाइट शुरू होती है,
क्रिस ध्यान देता है कि टोरिन की फुटवर्क कैसी है, वो तलवार कैसे पकड़ रहा है। वो सोचता है, ओह, ये तो वही मड स्वॉर्ड्समैनशिप है जिसके बारे में सिर्फ सुन रखा था। क्रिस उसे कॉपी करना शुरू करता है, फिर एक जोरदार वार करता है सीधा टोरिन के फेस पर। टोरिन की तलवार गिर जाती है और वो औंधे मुंह गिर जाता है। मेलन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन क्रिस बहुत खुश होता है कि वो टेक्निक सही से यूज कर पाया। क्रिस टोरिन की पीठ पर बैठ जाता है। बाकी लोग शौक में कहते हैं, व्हाट, इसका डार्कनेस कोर तो रूइन हो चुका था, फिर भी ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। मेलन सोचती है, तो मैं गलत नहीं थी। क्रिस बोलता है, डिसअपॉइंटिंग, मैंने तुम लोगों से ज़्यादा उम्मीद कर ली थी। अगर तुम सब इतने कमज़ोर हो तो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी डिप्टी कमांडर की है। बाकी लोग सोचते हैं, ये बंदा पागल है क्या, अब डिप्टी को भी उकसा रहा है। मेलन बोलती है, ठीक है, समझ सकती हूँ कि तुम अपनी जीत को लेकर एक्साइटेड हो, पर अब थोड़ा ज़्यादा ओवरबोर्ड हो रहे हो। क्रिस चैलेंज करते हुए कहता है, तो फिर क्यों ना आप ही मुझे ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स की रियल स्किल्स दिखा दे। मेलन एक ट्रेनी की तलवार उठाती है और इतनी जोर से जमीन पर मारती है कि पूरा ग्राउंड क्रैक हो जाता है और धूल उड़ने लगती है। फिर वो गहरी पर्पल एनर्जी रिलीज करते हुए बोलती है, ऐसे बास्टर्ड को हराने में मुझे बस 1 सेकंड लगेगा। क्रिस पूछता है, क्या तुम सच में मेरे जैसे बंदे से फुल पावर में लड़ने का प्लान बना रही हो। फिर वो खुद ही सजेस्ट करता है, हमें सिर्फ 1 स्टार लेवल तक की डार्क एनर्जी यूज करनी चाहिए और डार्क मैजिक पूरी तरह बैन रहेगा। साथ ही सिर्फ लकड़ी के हथियारों का इस्तेमाल करें। मेलन अपनी ब्लेड्स चेंज करते हुए कहती है, 1 स्टार से ज्यादा की जरूरत ही नहीं, मैं तो आधे में ही तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। क्रिस मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी दोनों टांगों को दांव पर लगाता हूं। अब तुम बताओ, क्या रिस्क लोगी। मेलन बोलती है, कुछ भी ठीक है, क्योंकि तुम आज यहां से बचकर जाने वाले नहीं हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, क्रिस उसकी अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक करता है, लेकिन अटैक बहुत हैवी है और वो थोड़ा पीछे धकेला जाता है। मेलन लगातार वॉर करती रहती है, लेकिन क्रिस हर अटैक को ब्लॉक या पैरी करता है। बाकी ट्रेनीज भी नोटिस करते हैं, अरे, ये तो मेलन के खिलाफ काफी देर तक टिक गया। फिर एक कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मेलन की मैन वेपन ग्रेट स्वॉर्ड होती है। मेलन थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्या हो रहा है, मेरे अटैक इस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे, ये तो पूरा वीकलिंग है, मेरे सामने टिकना ही नहीं चाहिए था। वो कहती है, जब इसने टॉरिन से फाइट की थी तब भी ऐसा ही हुआ था। क्रिस एकदम कूली कहता है, लगता है तुम्हारे फेवर में चीजें जा नहीं रही। ये सुनते ही मेलन और गुस्से में आ जाती है। वो अपनी तलवार में थोड़ा ऑरा भरती है, जैसे कोई भारी अटैक तैयार कर रही हो। लगता है अब वो थोड़ा रूल्स ब्रेक कर रही है। वो तलवार सीधा क्रिस की जगह पर नीचे की ओर मारती है, लेकिन क्रिस साइड में झुकता है और सोचता है, अब मेरी बारी है। फिर सीधा दौड़कर मेलन के फेस पर एक जबरदस्त हेडबट मारता है। मेलन अटैक से लड़खड़ा जाती है और जैसे ही हाथ में खून देखती है वो चौंक जाती है। क्रिस खुश होकर सोचता है, गैम्बल काम कर गया। मेलन एक स्पेल स्वॉर्ड है और जब उसका डार्क मैजिक बाउंड है तो उसकी डिफेंस कमजोर हो जाती है। अगर वो पूरी तरह तलवार की यूजर होती तो शायद ये काम न करता। मेलन अब भी हाथ में खून देखकर डिसबिलीफ में है, फिर एकदम जोर से हंसने लगती है। हेडबट, कभी सोचा भी नहीं था, लगता है मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब से मैं सीरियस हो जाऊंगी। क्रिस उसकी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, फाइट तो पहले ही खत्म हो चुकी है। मैंने हेडबट के वक्त अपने नाखून से तुम्हें स्क्रैच कर दिया था। अगर उसमें जहर होता तो तुम्हें पता है ना क्या होता। मेलन मान जाती है, ठीक है, हार मानती हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर खुद ही कहती है, लेकिन बदले में मैं एक बार फिर तुमसे फाइट चाहती हूँ। क्रिस कहता है, अगर रीमैच चाहिए तो फिर मैं भी एक कंडीशन रखूंगा। मेलन जवाब देती है, जो भी कहो मैं तैयार हूं। क्रिस पास आकर बोलता है, तो फिर क्या तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुकोगी।
मेलन शॉक्ड रह जाती है। तुम ये जानते हो कि यह नामुमकिन है। मेरी वफादारी तो डार्क मैजिक क्लान हाउस बैरन के में फैमिली से है। क्रिस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में फैमिली से एक्सकर्शन पर आई हो, लेकिन अगर मैं खुद क्लान का यंग लॉर्ड बन जाऊं तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। मेलन कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? 5 यंग लॉर्ड्स की सक्सेशन राइट्स पहले ही तय हो चुकी है और वो सब डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। क्रिस काल्मली जवाब देता है, ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि ब्रांच फैमिली का कोई बंदा यंग लॉर्ड नहीं बन सकता। और रही दूसरी फाइट की बात, क्यों ना 1 महीने बाद करें। मेलन कहती है, अगली बार तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा। क्रिस हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, कौन जानता है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेलन वहीं बैठी रह जाती है, फेस पर खून लिए बस उसे घूरती हुई। क्रिस झुककर कहता है, तो 1 महीने बाद मिलते हैं, और उस दिन तो मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ होनी चाहिए। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं क्रिस अपने फादर को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है। फील्ड की फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, इन्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फ्लैशबैक में मेलन क्रिस के फादर से कहती है, क्रिस एक जीनियस है, उसका स्टार रैंक चाहे लो हो, लेकिन उसने उन लोगों को भी हरा दिया जिनकी बेस फाउंडेशन स्ट्रांग थी, यहाँ तक कि मुझे भी। क्रिस का फादर हैरान होकर पूछता है, तुम सीरियस हो? मेलन कहती है, हाँ, ये एक रेयर फाइट थी, पहली बार मैं एंजॉय कर पाई। हालांकि उसके फादर को अब भी क्रिस पे पूरा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि उसका बेटा सही दिशा में बढ़ रहा है। क्रिस पूछता है, क्या मेरे फेस पे कुछ है? फादर कहता है, नहीं, जैसा वादा किया था, लाइब्रेरी की चाबी तुम्हारी। क्रिस सोचता है, बस यही तो चाहिए था। लाइब्रेरी की चाबी मिल गई। मेलन का माइंड भी बदल दिया। वो सोचता है, मेलन एक फिएंड है, डार्क मैजिक क्लान की में फैमिली से। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइम वो एक 6 स्टार हाइफिएंड थी। अगर मुझे पूरे क्लान को कंट्रोल करना है तो उसे अपनी टीम में लेना ही होगा। फिर खुद से कहता है, अभी तक मैंने उसे पूरी तरह नहीं जीता, लेकिन 1 महीना बहुत है। मैं जीनियस हूं। सीन काउंट कजार पर शिफ्ट होता है। क्रिस अपने फादर को सोचता है, आज जो नजरिया उनके चेहरे पर था वो प्राउड फादर जैसा था। शायद ये सही है, फ्रेंड्स भी फैमिली अटैचमेंट रखते हैं, और शायद ये फादर मेरे पिछले जन्म वाले फादर से बेहतर साबित हो। फिर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। लाइब्रेरी सीन। क्रिस लाइब्रेरी में जाता है। यहाँ ब्लड मैजिक, समनिंग स्टडीज, कर्स स्टडीज, सब कुछ है जो डोमिनियन ऑफ लाइट में बैन है। वो एक किताब निकालता है और तभी पीछे मेरी स्माइल करती हुई दिखती है। क्रिस एकदम डर जाता है। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी हंसते हुए कहती है, और क्या, मैं पहले यहीं की लाइब्रेरियन थी। फिर वो सारे बुक्स हवा में उड़ाने लगती है और बोलती है, हो सकता है तुम जानते थे कि मैं यहाँ हूं और मुझे अकेले में पाना चाहते थे। क्रिस गुस्से से कहता है, चुप हो जा। मेरी फ्लर्टिंग टोन में कहती है, ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स, मेरा दिल तो भाग रहा है। और दोनों की नोक झोंक फिर से शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैरी क्रिस को बताती है कि जो ग्रिमोयर उसने चुना है उसमें एक 4 स्टार डार्क मैजिक है जिसका नाम है बाइंडिंग सील, और अभी उसकी जो हालत है उसमें वो इसे समझ नहीं पाएगा। क्रिस किताब बंद कर देता है, लेकिन कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। मैरी को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो दिखावे में हंसते हुए कहती है, तुम न सिर्फ हैंडसम हो बल्कि जीनियस भी हो, और ये तो सुपर है। लेकिन क्रिस को पता चल जाता है कि वो सब बस ड्रामा कर रही है, तो वो उसे रोकने को कहता है। मैरी पूछती है कि उसने यही बुक क्यों चूज की। क्रिस जवाब देता है, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे एक रैट पकड़ना है। कुछ देर बाद जब वो बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो बताता है कि उसका पहला सस्पेक्ट है थर्न, क्योंकि इस घर में उससे ज़्यादा नफरत किसी को नहीं है।
सिर्फ इसलिए कि वो अब तक यूजलेस रहा है। दूसरा सस्पेक्ट है कॉक्स। भले ही वो क्लान का डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन उसे पनिशमेंट केव तक फ्री एक्सेस है, और फील्ड्स के लिए पावर सोशल स्टेटस से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर भी कॉक्स हर वक्त क्रिस के आसपास रहता है, जैसे कोई हिडन मकसद हो। शायद कोई तीसरा बंदा भी हो सकता है जिसके बारे में अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला। जो भी हो, कोई है जो चाहता है कि क्रिस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसे पनिशमेंट केव में एक ड्रीम स्टोन दी गई थी। क्रिस सोचता है, शायद मुझे वही बन जाना चाहिए जो ये लोग चाहते हैं, एक घमंडी बदतमीज इंसान। और जो भी मेरी उस एक्टिंग से खुश नजर आएगा, वही वो रैट हो सकता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, ये ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड है, और वहां से चला जाता है, सबको बोलते हुए, हैव फन, मैं क्विट कर रहा हूं। बाकी ट्रेनीज हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि उसके साथ अचानक क्या हो गया। फिर डिनर टाइम का सीन आता है, जहां क्रिस प्लेट तोड़ देता है और उसके पापा उस पर चिल्लाते हैं। लेकिन क्रिस कहता है, सर्वेंट को शुरुआत से ही ठीक खाना देना चाहिए था। फिर वो कहता है, यूं खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, और सर्वेंट को दोबारा खाना बनाने को कहता है। उसके पापा निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो सोचता है कि वो मैच्योर हो गया है तो वो पागल है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। क्रिस मन ही मन सोचता है कि उसे बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये सब वो फैमिली की भलाई के लिए कर रहा है। उसे उम्मीद है कि उसके पापा एक दिन समझेंगे। उसने मेहनत करके ये रूमर फैला दिया कि वो फिर से वही बन गया है, एक बिगड़ा हुआ रिच किड। वो मेड्स को परेशान करता है जब वो सफाई कर रही होती है, और पैसे को पानी की तरह उड़ाता है। फिर एक सीन आता है जहां वाइन ग्लास भरा जा रहा होता है, और क्रिस मैरी से पूछता है कि वो उसे वाइन पीने क्यों नहीं दे रही। मैरी कहती है कि वो पी ही तो रहा है, लेकिन क्रिस को जल्दी समझ आ जाता है कि वो वाइन नॉन अल्कोहलिक है। मैरी कहती है कि वो अब भी अंडर एज है, तो उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। क्रिस जवाब देता है, फर्क क्या पड़ता है जब सब मुझे वैसे भी गुड फॉर नथिंग मानते हैं। मैरी पूछती है, क्या तुमने फिर से बदतमीज बनने का डिसीजन ले लिया है? फिर मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, चाहे जो हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्रिस कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं बस उस रैट को पकड़ना चाहता हूं। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्पेल बनने लगता है। मैरी शॉक हो जाती है ये देखकर कि उसने बाइंडिंग सील इतनी जल्दी मास्टर कर ली। क्रिस कूल अंदाज में कहता है, मैंने कहा था ना, मैं जीनियस हूँ। मैंने इसे इस तरह मॉडिफाई किया है कि ये लोअर स्टार लेवल पर भी यूजेबल हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि कई स्पेल्स पे मेहनत कर रहा था। मैरी सोचने लगती है, शायद वो सच में जीनियस है। तभी अचानक थर्न दरवाज़ा ज़ोर से खोलता है। क्रिस फौरन ड्रंक एक्टिंग चालू कर देता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थर्न कहता है, क्या यही बेस्ट है जो तुम कर सकते हो? मैं तो समझा था कि तुम सच में बदल गए हो। क्रिस समझ जाता है कि वो गुस्से में है, और सोचता है कि थर्न को सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देना चाहिए। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगता है इस घर में एक रैट छुपा हुआ है। थर्न पूछता है, वो तुम क्या बोल रहे हो? क्रिस कहता है, "ये कोई मेरी बर्बादी देखना चाहता है, और मैं उसकी गेम में थोड़ा साथ देना चाहता हूँ।" थर्न पूछता है, मतलब ये सब एक्टिंग है? क्रिस जवाब देता है, हाँ, यहाँ तक कि ये वाइन भी फेक है। थर्न उसे सूंघ कर चेक करता है और कंफर्म करता है कि उसमें अल्कोहल नहीं है। वो पूछता है, तो रैट कौन है? क्रिस कहता है, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द वो सामने आ जाएगा। फिर वो वाइन की बोतल ज़मीन पर फेंक देता है। एक बटलर दौड़ता हुआ आता है और पूछता है, क्या हुआ? क्रिस कहता है, ये वो वाइन नहीं है जो मैंने मंगाई थी, कोई दूसरी लाओ। बटलर बताता है कि कॉक्स अभी बिजी है। क्रिस कहता है, ठीक है, तो लगता है मुझे खुद ही उससे मिलने जाना पड़ेगा। अब भी ड्रंक एक्टिंग करते हुए क्रिस कॉक्स के सामने बोतल पटक देता है। कॉक्स पूछता है, क्या हुआ? क्रिस उसके ऊपर बोतल का सारा लिक्विड गिरा देता है और कहता है, ये वो वाइन नहीं है जो मैंने मंगवाई थी। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? कॉक्स कहता है, बिल्कुल नहीं। और फिर पूछता है,
चाहो तो मैं किसी को भेज दूँ लाने के लिए। क्रिस कहता है, नहीं, तुम खुद जाकर लाओ। कॉक्स गुस्से में नजर आता है और कहता है, मैं अभी कुछ ज़रूरी काम में हूँ। क्रिस कहता है, क्या तुम ऐसे ही काम करोगे? वैसे भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तो अब जाओ। कॉक्स विजिबली कांपने लगता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ, और वहां से चला जाता है। क्रिस सोचता है, उसने इतनी इंसल्ट सह ली, इसके लिए उसे क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन उसकी हॉस्टिलिटी साफ दिख रही थी। फिर क्रिस सारे पेपर्स चेक करता है जो कॉक्स ने तैयार किए थे। वो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर मुस्कुरा देता है। यही तो था जो मैं ढूंढ रहा था। उसे लगता है कि अगर कॉक्स ही रैट है तो वो फाइनेंसेस में कुछ गड़बड़ी कर रहा होगा, लेकिन ये प्रूफ काफी नहीं है। उसे एक सॉलिड सबूत चाहिए। कॉक्स वापस आता है और कहता है कि वो वाइन ले आया है। क्रिस उसे थैंक करता है और पूछता है, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कॉक्स कहता है, बिल्कुल नहीं। क्रिस हंसते हुए कहता है, पता नहीं तुम्हें महसूस होता है या नहीं, लेकिन तुम मेरे फेवरेट हो। कॉक्स कहता है कि वो उसके लिए थैंकफुल है, लेकिन उसके पास एक मैसेज है। उसके पुराने फ्रेंड्स उसे सीक्रेट में मिलने बुला रहे हैं, उसी जगह जहां वो पहले मिला करते थे। क्रिस पूछता है, मतलब? कॉक्स कहता है, भले ही मैं चाहता हूं कि तुम उनसे दूर रहो, लेकिन मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को जज करने वाला कौन होता हूं? क्रिस कहता है, ठीक है, तो मिल लेता। कॉक्स कहता है, जो मन में है वही करो, और फिर हल्की सी स्माइल देता है, कहते हुए, सब कुछ प्लान से बेहतर चल रहा। फिर सीन कट होता है और हम एक टेबल पे ढेर सारा खाना देखते हैं। कोई क्रिस से कहता है कि उसने सुना है कि क्रिस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी वो अब भी बेस्ट नहीं हो सकता। क्रिस साइड में देखता है जहां एक यंग लड़की बैठी है जो उसे ड्रिंक सर्व कर रही है। वो सोचता है, इतनी छोटी लड़की को ड्रिंक सर्व करवाना, ये लोग सच में घटिया है। लार्डेस उसे ड्रिंक करने को कहता है। जैसे ही क्रिस ग्लास उठाता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है, और वो ड्रिंक सीधा लार्डेस के चेहरे पर फेंक देता है। लार्डेस घबरा जाता है और खांसने लगता है। वो क्रिस से पूछता है, तू क्या कर रहा है? क्रिस बोलता है, मुझे पता चल गया कि इस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। तुम्हारा रिएक्शन देखकर साफ लग रहा है कि तुम जानते थे इसमें कुछ था। क्रिस अपना हाथ उठाता है और एक जादुई स्पेल बनाने लगता है। फिर वो सीधा उस लड़की के माथे पर हाथ रखता है। जैसे ही उसका हाथ चमकता है, लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। क्रिस के दोस्त हैरानी से पूछते हैं, तू डार्क मैजिक यूज करना जानता है? क्रिस कहता है, अब हैरान होने का टाइम नहीं है। वो लार्डेस और पमिडोर के सिर पकड़कर उन्हें बार बार टेबल पर पटकता है। लार्डेस घबराकर पूछता है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्रिस गुस्से में कहता है, अगर इतनी मार खाने के बाद भी तुझे नहीं समझ आया कि तूने क्या गलत किया, तो यही मरने के लिए तैयार हो जा। और वो चाकू निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों बंधे हुए हैं। पम्मिडोर तो डर के मारे अपनी पैंट भी गीली कर चुका है। वो गिड़गिड़ाते हैं, हमसे बस कहा गया था कि उसे नशा देकर लड़की को मारकर फंसाना है। लार्डेस बताता है कि उन्हें भी धमकी दी गई थी, क्योंकि वो सीक्रेटली ड्रग्स डील कर रहे थे। क्रिस पूछता है, आखिर किसने तुम्हें ये सब करने को कहा? पॉमिडोर डरते हुए चुप रहता है। क्रिस उसका चाकू उसकी जांघों के पास ले जाता है वो और पूछता है, क्या तेरे मर्दानगी से हाथ धोना है? डर के मारे दोनों बोल पड़ते। कॉक्स था, प्लीज हमारी जान बख्श दो। क्रिस पूछता है, सच में बख्शने लायक हो? दोनों जोर से चिल्लाकर कहते हैं, हाँ, हम कसम खाते हैं। क्रिस कहता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और फिर वो एक और जादुई स्पेल बनाता है जो उनके माथे में समा जाता है। अब ध्यान से सुनो, जो मैं कहूँ वो ठीक से करना। फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। पमिडोर के मुंह से झाग तक निकल रही होती है। थोड़ी देर बाद कॉक्स दौड़ता हुआ क्रिस के पापा के ऑफिस में आता है और कहता है, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्रिस के पापा पूछते हैं, क्या हुआ? कॉक्स बोलता है, यंग मास्टर ने किसी की हत्या कर दी है। वो रात को नशे में था
और उसने उस लड़की को मारकर नदी में फेंक दिया। वो कहता है कि इस बार बात आसानी से नहीं दबेगी। क्रिस के पापा बोलते हैं, उसे फील्ड कोर्ट ले आओ, मैं तुरंत ट्रायल की अथॉरिटी इन्वोकेट करता हूँ। कॉक्स मन ही मन खुश होता है। प्लान एकदम सही चल रहा है। कोर्ट में क्रिस खड़ा है। वो अपने पापा से कहता है, मैं बेकसूर हूँ। पापा पूछते हैं, क्या तू झूठ बोल रहा है? गवाह है। क्रिस कहता है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो गवाह कैसे हो सकते हैं? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वही लड़की कोर्ट रूम में आती है। क्रिस कहता है, ये रही मरी हुई सर्वेंट। लार्डेस और पम्मिडोर दोनों हैरान रह जाते। लड़की बताती है, क्रिस ने मेरी जान बचाई थी, मुझे घर छोड़ा और किराए के लिए पैसे भी दिए थे, लेकिन लार्डेस और पम्मिडोर ही असली गुनहगार हैं। इन्होंने ही क्रिस को ड्रग्स दी थी। क्रिस के पापा पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? क्रिस मुस्कुराता है। अब असली खेल शुरू होता है और वो अपना जादू एक्टिवेट करता है। लार्डेस बोलता है, हाँ, हमने झूठ बोला था। पम्मिडोर कहता है, हमें कॉक्स ने ऐसा करने को कहा था। कॉक्स घबरा जाता है, ये सब झूठ है, क्रिस और उसके दोस्त मुझे फंसा रहे हैं। क्रिस कहता है, अब जब मैं इस मामले का शिकार हूं तो एक रिक्वेस्ट है। पापा पूछते हैं, क्या? क्रिस कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी अथॉरिटी को प्रॉक्सी बनाकर कॉक्स से सीधे सवाल जवाब करें। वे पापा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लेकिन मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी अथॉरिटी तुरंत रिवोक हो जाएगी। क्रिस कहता है, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं मैजिक एम्पायर के डीमन एम्पर का रिप्रेजेंटेटिव, ईस्टर्न रीजन के डार्क मैजिक क्लैन का सदस्य और काउंट कजार के प्रतिनिधि के तौर पर अब आरोपी से सवाल करता हूं। क्रिस कॉक्स से पूछता है, क्या तू सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा? कॉक्स कहता है, हाँ, कसम खाता हूं। क्रिस दोबारा पूछता है, डीमन एम्पर के नाम पर क्या तू सिर्फ सच बोलेगा? कॉक्स फिर से कसम खाता है। तभी एक डार्क मैजिक स्पेल कॉक्स के माथे की तरफ उठता है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। लोग कहते हैं, ये तो द बाइंडिंग सील है, ये तो 4 स्टार मैजिक है। क्रिस बताता है, ये मॉडिफाइड है ताकि लोअर रैंक पर यूज हो सके, लेकिन इसकी शर्त यह है कि टारगेट को 2 बार कसम खानी होती है। और कॉक्स फंस चुका है। कॉक्स पूछता है, तूने क्या किया? क्रिस कहता है, तू अब सिर्फ सच ही बोल पाएगा। बता, तूने मेरे दोस्तों से मुझे फंसाने को क्यों कहा? कॉक्स दर्द में चिल्लाता है, किसी ने मेरी करप्शन के बारे में जान लिया था और मुझे धमकी दी थी कि मैं यंग मास्टर को बर्बाद करूं, इसलिए मैं बचपन से ही उसे सबोटाज कर रहा हूं। क्रिस कहता है, तू जिन पैसों की हेरा फेरी कर रहा है वो सब मुझे पहले ही पता चल चुका है। वो नीचे कूदता है और पूछता है, किसने तुझे ये आदेश दिया था? कॉक्स डरता है, अगर मैंने उसका नाम लिया तो मेरी जान चली जाएगी। क्रिस फिर स्पेल एक्टिवेट करता है, बोल अभी। कॉक्स बोलता है, सरीद ने कहा था, सिड बैरन, डार्क मैजिक लैंड का सेकंड सन। कॉक्स घबरा जाता है, मुझे भागना होगा, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन क्रिस एक गार्ड से तलवार खींचता है और कॉक्स का सिर धड़ से अलग कर देता है। क्रिस के पापा शॉक में हैं। क्रिस कहता है, मैंने काउंट की दी हुई अथॉरिटी से इस पापी को सजा दी है। जैसे ही कॉक्स की लाश जमीन पर पड़ी होती है, उसके पिता पूछते हैं कि आखिर उसने ये फैसला क्यों लिया। क्रिस जवाब देता है कि अगर वो कॉक्स को जिंदा छोड़ देते तो मेन फैमिली झूठे सबूत बनाकर इस पूरे मामले को दबा देती, इसलिए वो उसके साथ नरमी नहीं बरत सकते। इसके अलावा क्रिस चाहता है कि सबको सच याद रहे कि ईड ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसके पिता थोड़े परेशान लगते हैं और फिर अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहते हैं कि उसके पीछे चले। वो एक अजीब सा गेटवे खोलते हैं। क्रिस अंदर जाता है और पूछता है कि ये जगह कौन सी है। उसके पिता बताते हैं कि ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड है, क्योंकि कोर्टरूम में बहुत सी निगाहें उन पर हैं। फिर वो बात करते हैं क्रिस की कई बातों पर। पूछते हैं कि क्या क्रिस का मतलब है कि ईड अभी और दिक्कतें खड़ी करेगा, क्योंकि सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से
पावर और अथॉरिटी उसी सक्सेसर से जुड़ी होती है जिसे सपोर्ट किया जाए। वो मानते हैं कि क्रिस का फैसला सही था, लेकिन शायद उसने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। अब जैसी सिचुएशन है, उन्हें फर्स्ट यंग लेडी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट यंग लॉर्ड एक साइकोपैथ है जो खून का प्यासा है। क्रिस कहता है कि एक और ऑप्शन भी है, वो खुद सक्सेसर बन सकता है। उसके पिता इसे बकवास बताते हैं, लेकिन क्रिस समझाता है कि ब्रांच फैमिली से भी कोई सक्सेसर बन सकता है अगर उसमें काबिलियत हो। उसके पिता कहते हैं कि ये सिर्फ नाम का टाइटल होता है, कोई ऑफिशियल पावर नहीं होती। क्रिस कहता है कि अगर ऐसा ही होता तो फिर ईड उसे हराने की इतनी कोशिश क्यों करता। उसके पिता मानते हैं कि बचपन में क्रिस ईड से ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन अब वो उससे बहुत पीछे है। क्रिस कहता है कि वो जल्दी ही उस फासले को ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके लिए उसे अपने पिता की मदद चाहिए। वो चाहता है कि उसके पिता अपनी अथॉरिटी यूज़ करके उसे सेक्रेट डार्क राइट में हिस्सा लेने की रिकमेंडेशन दे, जो 2 महीने बाद है। पिता बताते हैं कि उसमें हिस्सा लेने के लिए 2 स्टार होना ज़रूरी है, और क्रिस अभी सिर्फ 1 स्टार है। क्रिस कहता है कि वो 2 महीने में 2 स्टार बन जाएगा, बस इस बार उसकी मदद कर दीजिए, और वो मुस्कुराता है। कुछ समय बाद मेड्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि क्रिस में वाकई बहुत चेंज आ गया है, और काउंट खुद उसकी पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। मार्क पूछता है कि क्या वही ट्रेनिंग जिसमें सीनियर नाइट तक स्ट्रगल कर चुका है, और वो सोचता है कि क्रिस कितने दिन टिक पाएगा। हम क्रिस को कुछ चीज़ को एकदम साफ काटते हुए देखते हैं। वो कहता है कि पहले उसे मड स्वॉर्डमैनशिप से उसे बांधना है, फिर ब्लैक साइड स्वॉर्ड से काटना है, और अपने पिता से पूछता है कि क्या वो सही कर रहा है। उसके पिता हैरान हो जाते हैं कि उसने पहली ही बार में समझ लिया। क्रिस पूछता है कि उसे ये सब अलग अलग क्यों करना है, ये थोड़ा अजीब लगता है। उसके पिता पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। क्रिस बताता है कि उसे लगता है कि ये और भी एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है। फिर एक और मशरूम मॉन्स्टर स्पॉन होता है, और क्रिस आगे बढ़कर उसके पैरों को काट देता है। उसके पिता चौंक कर कहते हैं कि ये मड स्वॉर्डमैनशिप थी, लेकिन ये स्लाइसिंग के लिए नहीं होती। क्रिस बताता है कि उसने बस मड स्वॉर्ड यूज़ की, लेकिन उसके चारों ओर ब्लैक साइड की एनर्जी लपेट दी थी। उसके पिता अंदर ही अंदर शॉक में होते हैं कि एक 1 स्टार ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन बाहर से कूल बने रहते हैं और बोलते हैं इम्प्रेसिव। लेकिन वो बताते हैं कि 2 टेक्निक यूज़ करने से कर्सेस यूज़ करना मुश्किल हो सकता है। क्रिस फिर भी दिखाता है कि वो कर्सेस यूज़ कर सकता है, और कहता है कि ये उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके पिता बाहर से भी पूरी तरह चौंक जाते हैं। 2 हफ्ते बाद क्रिस ज़मीन पर लेटा होता है और कहता है कि रनिंग बहुत हार्ड है, लेकिन उसे इसमें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि स्टैमिना ही उसकी पावर स्टेज को बढ़ाने की है। मेलोन आती है और पूछती है कि क्या वो पहले ही थक गया है, क्योंकि ड्यूल दूर नहीं है, और वो बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही है। क्रिस सोचता है कि उसकी प्रेजेंस हमेशा इतनी इंटेंस क्यों होती है, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की। मेलोन कहती है कि उसे क्रिस की ग्रोथ का पता है, लेकिन वो अभी भी 1 स्टार है, और वो कभी भी उसे झुकने पर मजबूर नहीं कर पाएगा। क्रिस कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वो हंसती है और कहती है कि क्रिस अभी भी एनर्जी से भरा हुआ है, और वो उम्मीद करती है कि वो अपनी लिमिट से भी आगे जाकर उसे एंटरटेन करेगा। हम जानते हैं कि मेलोन अभी अपर 4 स्टार है। एक पावर स्टेज के 3 लेवल होते हैं, लोअर, मिड और अपर, और क्रिस एक अपर 1 स्टार है, यानी उसकी रैंक मेलोन से काफ़ी नीचे है, लेकिन वो एक अमीर फैमिली से आता है। एक वॉलेट वॉरियर। जब वो अपने रूम में जाता है तो वो मैरी से पूछता है कि उसने आउटिंग के लिए उसका बैग पैक कर दिया है या नहीं। मैरी कहती है ऑफ कोर्स, और क्योंकि ये हमारी पहली आउटिंग है, मैंने अपने कपड़ों का ख़ास ध्यान रखा है। क्रिस कहता है
पर मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मेरे साथ चल रही हो। मैरी हंसते हुए कहती है कि उसे पक्का चिंता हो रही है और वो तो हीट स्ट्रोक से मर ही जाएगी। फिर कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस उसकी सेवा करने में मजा आता है। क्रिस पूछता है, पर बैंशी को हीट स्ट्रोक कैसे हो सकता है? फिर वो याद करता है कि उसने अपने पिता से पूछा था कि क्या वो किसी ह्यूमन अटेंडेंट को बदल सकता है, तो उसके पिता ने कहा था कि नहीं, क्योंकि उसने मैरी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक हाई रैंक्ड बंशी बिना कॉन्ट्रैक्ट के कंट्रोल नहीं हो सकती। जब क्रिस ने पूछा कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हटाया जा सकता है, तो उसके पिता बोले कि उसे मैरी के साथ एक बहुत गहरा किस करनी होगी। क्रिस सोचता है कि क्रिश्चियन ने पहले ये क्या कर दिया था। फिर क्रिस मैरी से कहता है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि वो एक ऐसी जगह जा रहा है जहां बहुत सारे लोग होंगे। मैरी उदासी से कहती है कि वो तो इतने सालों से यहाँ फंसी हुई है और बाहर जाने का उसका मन था। क्रिस उस पर दया खा जाता है और कहता है कि ठीक है, वो चल सकती है, बस लोगों के सामने ना आना। मैरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो सच में बेस्ट है। वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं, तो क्रिस कहता है वहाँ जहाँ वो प्रॉफिट बना सके। मैरी कहती है कि उसके पास पहले ही बहुत पैसा है। क्रिस सिक्के ज़मीन पर गिराते हुए कहता है कि ऐसा मत किया कर। मैरी पूछती है कि अगर पैसा नहीं है तो क्या लैंड ओनरशिप के लिए जा रहे हो? क्रिस कहता है नहीं। फिर वो पूछती है तो किस लिए? क्रिस जवाब देता है एक ऐसी चीज़ के लिए जो मैं पहले यूज़ करता था। अब हम थर्न को कैरेज में देखते हैं, जो कहता है तू लेट है। और क्रिस पूछता है तू यहाँ कर क्या रहा है? थर्न कहता है कि वो यहाँ इसलिए है ताकि अगर क्रिस फिर से किसी बुरे रास्ते पर चला जाए तो उसे रोक सके। क्रिस उसे टेंशन न लेने को कहता है, वो बस जुए के लिए जा रहा है और कुछ नहीं। वो कहता है कि वो फील्ड्स है तो जाहिर है कि शराब और जुए जैसे शौक उनके करीब होंगे, और जुआ तो वो चीज़ है जिसे डीमन एम्परर भी रिकमेंड करता है, इसलिए ही तो ये लीगल है। थर्न कहता है कि फिर उसे भी उसके साथ चलना चाहिए। क्रिस पूछता है क्या तुम इसीलिए साथ चलना चाहते हो क्योंकि तुम अपने बड़े भाई को लेकर चिंता कर रहे हो? थर्न डर जाता है और कहता है मैं उसके लिए क्यों चिंता करूंगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो फैमिली की इज्जत खराब ना करे। क्रिस हंसते हुए कहता है कि वो सोच रहा था कि उसके जैसे छोटे नर्ड के लिए ये सब शायद थोड़ा ज़्यादा स्टिम्युलेटिंग हो जाएगा, और फिर पूछता है क्या तुम्हें रूल्स भी आते हैं? थर्न कहता है कि जुआ तो बस कार्ड गेम्स होते हैं और अगर तू यूं ही बकवास करता रहा तो मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा। क्रिस मज़े लेते हुए कहता है उफ, कितना डरावना है। और फिर यूगियो वाला मीम बोलता है आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि कौन असली हल्का है। आखिरकार वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जो एक बहुत ही भव्य इमारत होती है। मैरी भी देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। थर्न कहता है कि उसे नहीं पता था कोई बिल्डिंग ऐसी भी दिख सकती है। मैरी कहती है कि उसका दिल धड़कने लगा है। क्रिस उन्हें टोकते हुए कहता है गांव से आए हुए लोगों जैसी हरकत मत करो और ये मास्क पहन लो। वो थर्न को मास्क देता है। मैरी से कहता है कि उसे छुपकर रहना चाहिए ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर वो उसके कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर मैरी जवाब देती है कि वो वही करेगी जो उसे कहा गया है और गायब हो जाती है। थर्न पूछता है कि उसे कहाँ भेजा। क्रिस कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब अंदर चलते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगते हैं। कुछ गैम्बलर्स कहते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे शेर की माद में अकेले घुस आए। क्रिस थर्न से कहता है कि वो एक शर्त लगाना चाहता है, देखते हैं कि 1 घंटे में कौन ज़्यादा पैसे कमाता है। अगर वो जीत गया तो थर्न को 1 महीने तक उसे बड़ा भाई बुलाना होगा। थर्न पूछता है तू सीरियसली कह रहा है? क्रिस हंसते हुए कहता है हाँ, और अगर मैं हार गया तो तुझे द ऑनरेबल किंग एम्परर मैजेस्टी ब्रदर कहूँगा। थर्न को यकीन नहीं होता कि क्रिस इतनी स्ट्रेट फेस के साथ ये सब बोल गया। क्रिस कहता है अगर डर लग रहा है तो छोड़ दो, और पैसे थमा देता है।
थर्न तुरंत पैसे खींच लेता है और कहता है कि उसे कोई डर नहीं और वो ही पहले खेलेगा। कुछ देर बाद एक टेबल पर एक आदमी बोलता है, क्रिस की जीत हुई और उसकी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा खेला। वो कहता है कि क्रिस ज़रूर बहुत पैसा कमाएगा। क्रिस कहता है, जब कोई नया होता है तो शुरू में थोड़ी जीत दिलवाई जाती है ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। फिर जैसे ही वो ज़्यादा बड़ी बेट लगाता है उसी वक्त उसे फंसाया जाता है। उसे इन चालों के बारे में सब पता है और जाहिर है थर्न को कुछ नहीं पता, तो वो उस जाल में फंस जाता है। क्रिस कहता है, अब ये पूरी तरह उनके ट्रैप में है, इसे घर जाकर सो जाना चाहिए। थर्न कहता है, तू भी तो हार रहा है। क्रिस जवाब देता है, मैंने बस 500 रुपये गंवाए हैं। थर्न कहता है, मैंने भी बस 1,000 ही गंवाए हैं। और सब लोग हंसने लगते हैं। क्रिस कहता है कि अब तो यहाँ सबने थर्न को एक लूज़र मान लिया है। वो कहता है कि अब ज़रूर कुछ कॉनवेन इसे बसाने आएंगे। फिर वो पूछता है, क्या तू जारी रखेगा? थर्न कहता है, हाँ, और फिर से क्रिस के हाथ से पैसे छीन लेता है। क्रिस सोचता है कि उसने तो रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तो वो खुद ही ट्रैप बनने जा रहा है, जो कि असली प्लान था। कुछ समय बाद थर्न अपनी टेबल पर बैठा कार्ड्स देख रहा होता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग उसके हाथ में कार्ड्स देख रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्रिस उनके हाव भाव देखकर पहचान लेता है और कहता है, ये तो बढ़िया है। तभी मैरी क्रिस के पास आती है और कहती है कि उसने उन लोगों को ढूंढ लिया है जिनके बारे में उसने बताया था। क्रिस उसे सराहता है, जबकि थर्न थोड़ी देर के लिए घबराया हुआ है। मैरी बाद में कहती है कि ये वही जगह है। क्रिस उसे दरवाज़ा खोलने को कहता है और वह दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, लोग हड़बड़ी में कहते हैं, ये कौन है? क्रिस अपना मास्क उतारते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये मैं हूं? लोग पूछते हैं, यहाँ क्या काम है? वो कहता है, अपने मास्टर को बुला लाओ। तभी एक आदमी उन्हें आदर दिखाते हुए क्रिस से कहता है, क्या आप सच में हमें विजिट करने आए हैं? यहाँ हमें ग्रांट से मिलवाया जाता है, जो ग्रल मर्चेंट गिल्ड का मालिक है। हालांकि उसे व्यापारी के रूप में अपनी काबिलियत के लिए जाना जाता है, लेकिन असल में वह कैसीनो का मालिक भी है। क्रिस कहता है कि वह उनसे निजी तौर पर बात करना चाहता है। ग्रांट पूछता है कि ये बातचीत किस बारे में होगी। क्रिस कहता है, तुमने मेरे छोटे भाई को ठगा, जिसे मैं बहुत चाहता हूं, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ग्रांट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और पूछता है, क्या वो शेर के मास्क वाला तुम्हारा भाई है? क्रिस कहता है, हाँ, सही पकड़ा। वो बताता है कि वह काउंट कजार हैर है। ग्रांट उसे यकीन दिलाता है कि वह केवल कैसीनो चला रहा है और बाकी कोई संबंध नहीं है। मैरी फिर क्रिस के पास आती है और वह कुछ डरावनी बातें कहती है। ग्रांट तुरंत माफ़ी मांगता है और कहता है, अगर मैंने जाना होता कि वो काउंट का बेटा है तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करता। वो दया दिखाते हुए कहता है, कृपया माफ़ कर दो। क्रिस कहता है, ये शब्द खाली नहीं होने चाहिए। ग्रांट कहता है, बिल्कुल नहीं, हम उसे मुआवजा देंगे। तुम बताओ, कितनी रकम चाहिए? क्रिस कहता है, मुझे 1 मिलियन रुपयों की ज़रूरत है। ग्रांट चौंकते हुए कहता है, ये रकम हमारे पास नहीं हो सकती। क्रिस कहता है, 2 लाख रुपए भी चलेगा। ग्रांट पूछता है, क्या यही पर्याप्त होगा? क्रिस कहता है, इसके अलावा मुझे और भी कुछ चाहिए। कुछ समय बाद हम क्रिस को नए सामान देखते हुए पाते हैं। मैरी कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम 2 लाख रुपए का इस्तेमाल सिर्फ सामान खरीदने के लिए करोगे, लेकिन ये तो एक सुपर स्कीम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैरी को सुपर शब्द बहुत पसंद है और क्रिस उसे देखकर खुश होता है। मैरी कहती है कि जो तलवार क्रिस ने खरीदी है वह थोड़ी अजीब सी है। हमें पता चलता है कि वह तलवार ग्रेड कहलाती है, जो एक पवित्र तलवार है जिसे एक पूर्व हीरो ने अपनी आत्मा अर्पित करके प्राप्त किया था। वह कहती है कि बहुत से फील्ड्स इसे चाहते हैं क्योंकि यही वो तलवार है जो हीरो ने अपनी गिरावट के बाद इस्तेमाल की थी, लेकिन अब यह जंग लग चुकी है। क्रिस कहता है, कोई बात नहीं, ये योजना का हिस्सा है। वह एक गहना मैरी को देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है।
मैंने देखा कि तुम इसे पहले देख रही थी तो इसे गिफ्ट समझ लेना। मैरी को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह कहती है कि यह उसकी पहली बार है जब किसी ने उसे गिफ्ट दिया है और वह शुक्रिया अदा करती है। क्रिस जल्दी से कहता है, तुम गलत समझो मत, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जल्दी ही शांति पा सको। मैरी मुस्कुराते हुए कहती है, अब से मैं तुम्हारे लिए और भी स्वादिष्ट ब्लड जूस बनाऊंगी। वो दोनों घर की ओर चलते हुए मजाक करते रहते हैं। वह कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि जो स्ट्रॉबेरी जूस तुम हमेशा पी रहे हो वो दरअसल ब्लड जूस है? क्रिस हंसते हुए कहता है, बस करो। फिर क्रिस रुकते हुए कहता है, रुको, मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। वह दरअसल थर्न की बात कर रहा है जिसे उसने कैसीनो में छोड़ दिया था।